Thank you. Thank you. Maybe instead, you should say, Dear John, I wanted to say thank you for taking the time to meet for lunch last week. Please feel thus as a reference in the future. All the best. The dangers of AI. Dr. Geoffrey Hinton's pioneering research on deep learning and neural networks has हाँ बिल्कुल, आज का आधा दिन तो हम चैट जीपीटी के साथ ही गुजार देते हैं। अब ये सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि हमारा एडवाइजर, थेरेपिस्ट और बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। लेकिन ये बात थोड़ी सी दिल दहलाने वाली भी है, क्योंकि चैट जीपीटी से पहले भी तो हम जिंदा थे ना, गुजारा हो रहा था, राइट। चैट जीपीटी या किसी भी एआई असिस्टेंट से पहले हमें अपने ऐसे नोट्स या सेंटेंसेस को एक्यूरेट करने के लिए खुद सोचना पड़ता था। अगर ऑनलाइन किसी से बात करते वक्त प्रोफेशनल जवाब देना होता था तो खुद लिखना पड़ता था। लेकिन आज हमसे मतलब सब नहीं, लेकिन बहुत से लोग हर छोटी छोटी बात के लिए चैट जीपीटी पे रिले करते हैं। और शायद यही वो पॉइंट है जहाँ से चैट जीपीटी जैसे टूल्स हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, हमें लेजी बना रहे हैं। ChatGPT, short for Chat Generative Pre-training Transformer, is a machine learning model that can generate human-like text. और आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स हमें बेवकूफ डम से डम्पर बना रहे हैं। And a lot of AI analysts say it's as revolutionary as the internet, but some say it's a threat to society. ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंशिएंट ग्रीस के फाइलोसफर से लेकर सिलिकॉन वैली के एआई लैब्स तक हम देखेंगे कि कॉग्निटिव अपलोडिंग कैसे हमारे काम, दिमाग और फ्यूचर को चेंज कर रहा है। The chatbot makes people think you're smart even though you're not. Who benefits from that? I don't know. तो तैयार हो जाओ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को चैलेंज करने के लिए। Powerful new technology with extraordinary potential, but there are also warnings about the huge risk of misuse. और तो बात स्टार्ट होती है MIT के एक रिसर्च से, जहाँ पे उन्होंने 54 लोगों को लिया जिनकी एज थी तकरीबन 18 से 28 साल के दरमियान। सबको एक सिंपल काम दिया गया कि एक एसे लिखो, बिल्कुल साथ स्टाइल का, लेकिन उन्हें डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में। ग्रुप 1 में एसे लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज किया, ग्रुप 2 ने बिल्कुल खुद से बिना किसी टूल के लिखा और ग्रुप 3 ने सिर्फ गूगल यूज किया रिसर्च के लिए। अब ट्विस्ट ये है कि हर ग्रुप के ब्रेन एक्टिविटी ट्रैक की गई एक स्पेशल डिवाइस से जिसका नाम है EEG। ये वो मशीन होती है जो दिमाग के सिग्नल्स को रिकॉर्ड करती है, जैसे कि अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव्स। आपका दिमाग जब सोचता है, फोकस करता है या रिलैक्स होता है तो ये मशीन वो सब डिटेक्ट कर लेती है। मतलब कौन कितना दिमाग चला रहा है सब पता चल जाता है। और रिजल्ट भाई साहब मजेदार थे। जो ग्रुप बिना किसी AI या गूगल के लिख रहा था उनकी ब्रेन वेव सबसे ज्यादा एक्टिव निकली। उनके दिमाग में डीप थिंकिंग हो रही थी, क्रिएटिविटी चल रही थी और मेमोरी भी यूज हो रही थी। चैट जीपीटी यूज करने वाले ग्रुप की ब्रेन एक्टिविटी सबसे लो थी। मतलब उनका दिमाग बस इनपुट ले रहा था, खुद से कुछ ज्यादा सोच नहीं रहा था, आइडियाज प्रोसेस ही नहीं हो रहे थे, बस लिखने का काम AI कर रहा था। जबकि गूगल वाले ग्रुप का दिमाग थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि वो लोग खुद पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, आइडियाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये तो सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी का सीन था। अब जरा एसे की क्वालिटी देखिए। जब टीचर्स ने इन एसे को पढ़ा तो चैट जीपीटी वाले एसे में सबसे ज्यादा रिपीटेटिव वर्ड्स का यूज था। एक ही बात को घुमा फिरा के लिखा गया था, कोई नई थॉट्स नहीं थी। लेकिन ब्रेन वाले ग्रुप के एसे में पर्सनैलिटी थी, उनके लिखने का स्टाइल था, सोच थी, अपना एक अंदाज था। तो सवाल ये है, क्या हम क्रिटिकल थिंकिंग भूल रहे हैं और क्या हम फ्यूचर में सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने वाली रिपोर्ट बन के रह जाएंगे और क्या हम बेवकूफ से बेवकूफ तरीन बनते जा रहे हैं? रिलैक्स, हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई है और हम जानने वाले हैं 2400 साल पीछे एक ऐसे शख्स के पास जो हर इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन का बॉस माना जाता है। हाँ जी, वही ग्रीक फाइलोसफर सोक्रेटिस जिसने दुनिया को सोचना सिखाया लेकिन लिखने के खिलाफ था। जी हाँ,
लिखने के खिलाफ। उसका कहना था अगर लोग अपनी सोच को लिखने लग जाएंगे तो वो सोचना छोड़ देंगे, यानी जितनी ज्यादा लिखोगे बंदा उतना ही कम दिमाग चलाएगा। और आज के दौर में तो हम कहते हैं कि लिखने से ज्यादा चीजें याद रह जाती है, लेकिन सेक्रेटिस कह रहा था लिखने से हम अपनी याददाश्त पर भरोसा करना छोड़ देंगे और हर बात एक्सटर्नल टूल्स पे डिपेंड करना शुरू कर देंगे। और सोचो, ये डर सिर्फ सेक्रेटिस का नहीं था। हर दफा जब भी कोई नई चीज आई इंसान घबरा गया। कोई नई इन्वेंशन का नाम लो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कहा होता है ये टेक्नोलॉजी दिमाग खराब कर देगी, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह कर देगी, ये चीज तो इंसान को बेवकूफ बना देगी। लेकिन रिजल्ट हमेशा कुछ और ही निकला। जैसे कैलकुलेटर, जब कैलकुलेटर आया तो लोग कहने लगे अगर ये यूज किया तो हम तो मैथ भूल जाएंगे, दिमाग कैसे यूज होगा फिर। और सच कहो थोड़ा सा डर तो सही भी था। आज भी एग्जाम हॉल में 2+2 पे शक करते हैं और फिंगर काउंटिंग पे वापस चले जाते हैं, या फिर यू आर जस्ट ट्रेपन। 888-962-1010-1184-1258-1332-1406। अब वापस चलते हैं सेक्रेटस से आगे। 15th सेंचुरी में फिर से वही सीन हुआ। एक और नई टेक्नोलॉजी आई और लोग फिर से पैनिक मोड में चले गए। इस दफा नाम था गुटनबर्ग, एक जर्मन जीनियस जिसने 1440 में यूरोप की पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई। अब सोचो, पहली दफा दुनिया में लिखी हुई बातें मास स्केल पर प्रिंट होने लगी, बुक्स हर तरफ फैलने लगी और लोगों का रिएक्शन क्या था, ये क्या हो रहा है। अगर हर कोई बुक पढ़ेगा तो अपनी सोच का क्या होगा। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग क्रिटिकल सोचना छोड़ देंगे। लेकिन आज देखो, गुटनबर्ग की सिर्फ एक इन्वेंशन प्रिंटिंग प्रेस ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया और आज हमारे पास हर फील्ड में हेल्प करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि बहुत लोग इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक बेसिक ग्रामर करेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी आसानी के लिए। और इसी आसानी का नाम है कॉग्निटिव अपलोडिंग, यानी ऐसे काम जो हम पहले खुद करते थे और अब हम उन्हें टेक्नोलॉजी के हवाले कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर से बाहर निकलना हो तो आप GPS यूज करते हो, अलार्म लगाना हो तो क्लॉक ऐप, अगर कोई चीज याद रखनी हो तो रिमाइंडर या टू डू लिस्ट। ये सब कुछ होता है कॉग्निटिव अपलोडिंग। मतलब हमारा दिमाग कम काम करता है और फोन ज्यादा। पिछली तमाम चीजें जो हम यूज करते आए हैं, जितनी भी टूल्स, वो वाकई में हमारी जिंदगी को आसान बनाते आए हैं। लेकिन AI एक फोर्स टेक्नोलॉजी लगती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो खुद से प्रॉब्लम पैदा करती है और इंसान पे तोपती गई है। 2023 में अब्दुल नाम के रिसर्चर ने जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश की। उनका कहना था कि जो लोग अपनी डेली जिंदगी में ज्यादा डिजिटल टूल का यूज करते हैं, जैसे कि रिमाइंडर, नोट एप्स या कैलेंडर, उनका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है। वो लोग ज्यादा चीजें याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने स्मार्ट तरीकों से अपना काम ऑर्गेनाइज किया होता है। लेकिन अगले ही साल 2024 में वर्क प्लेस कॉग्निटिव इंस्टीट्यूट की एक स्टडी ने कुछ और ही कह दिया। वो स्टडी कहती है कि आजकल के एम्प्लॉयज हर छोटी छोटी टास्क के लिए डिजिटल टूल्स पे ओवर डिपेंडेंट हो चुके हैं। उनकी अपनी याददाश्त, उनका खुद का दिमाग 50% तक स्लो हो गया है। यानी कॉग्निटिव अपलोडिंग एक हेल्पफुल चीज जरूर है, लेकिन जब आप हर वक्त इसी पे रिले करने लगते हो तो ये दिमाग के लिए हार्मफुल भी बन जाता है। और अगर समझना है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है तो जरा ये ग्राफ देखो। यहाँ 2 ग्राफ्स दिखाए गए हैं, एक एडल्ट का और एक टीनएजर का, और दोनों ग्राफ्स कह रहे हैं एक ही बात। 2012 से लेकर आज तक रिच कंट्रीज जहाँ तालीम, फैसिलिटीज और एक्सपोजर सब कुछ है, वहाँ के लोगों की रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में बहुत बुरा ड्रॉप आया है। और ये गरीब ममालिक की बात नहीं हो रही है, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, लेकिन फिर भी 25% एडल्ट अब ऐसे हैं जो बेसिक मैथ प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाते।
और दूसरा ग्राफ वो दिखाता है कि लोगों को किस तरह से मुश्किल हो रही है कंसंट्रेट करने में, डीप सोचने में और नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करने में। और ग्राफ वो ऊपर जा रहा है, यानी मुश्किलात बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? हर गुजरते दिन के साथ कमजोर क्यों होता जा रहा है? और ये कोई बायोलॉजिकल एरर नहीं है और ना ही कोई पेंडेमिक, बल्कि ये वो मसला है जो टेक कंपनीज ने खुद क्रिएट किया है अपने फायदे के लिए। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ने हमें इंफॉर्मेशन का ओवरलोड तो दे दिया है, लेकिन उस ओवरलोड में से इम्पोर्टेंट चीज फिल्टर करना मुश्किल हो गया है। 2022 के एक स्टडी कहती है कि आधे से ज्यादा अमेरिकन ने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी होती है, यानी हम पढ़ते कम है, समझते कम है, लेकिन कंज्यूम सब कुछ कर जाते हैं। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी कहती है कि अगर आपका फोन आपके पास हो, चाहे वो बंद ही क्यों ना हो, तब भी आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी कम हो जाती है। जिस स्टूडेंट के पास फोन था उनका फोकस टूट रहा था, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने फोन दूसरे रूम में रखा वो फोकस थे और बेटर परफॉर्म कर रहे थे। अब जरा सोचो, वो दिमाग जो सिर्फ स्मार्टफोन की वजह से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उस पर अगर AI भी चिपका दिया जाए तो फिर क्या होगा? 2023 में सिर्फ 2 महीनों के अंदर ChatGPT के 100 मिलियन यूजर हो गए। ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप बन गया और आज 80 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज AI टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI में 10 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है और इस वक्त टेक दुनिया में एक AI वॉर चल रही है। हर कंपनी चाह रही है कि उनकी AI सबसे ज्यादा पावरफुल हो। आप कोई भी ऐप खोलो, किसी न किसी फॉर्म में आपको AI का फीचर मिल ही जाएगा। ये AI टेक्नोलॉजी आंखों में आंखें डाल के हमें चैलेंज कर रही है, लेकिन ये शिफ्ट हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को नुकसान भी पहुंचा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने AI में $बिलियन इन्वेस्ट किए, उनकी अपनी 2025 की स्टडी कहती है कि उन्होंने 325 वर्कर्स से सर्वे किया और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि AI के बाद लोग खुद रिसर्च नहीं करते, सिर्फ AI से कंफर्मेशन लेते हैं। हम अपनी सोच पे ट्रस्ट नहीं करते, सिर्फ AI से वैलिडेट करने के लिए जाते हैं। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा AI पे, उतनी ही कम होगी हमारी अपनी सोच। जितना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे AI टूल्स पे, उतनी ही कमजोर होगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपने जरूर वो लाइन देखी होगी, ChatGPT हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। तो अगर हम सिर्फ इसी पे रिले कर रहे हैं तो सोचिए, कल को हमारी हर इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। और आज कॉलेज के एग्जाम भी ChatGPT से पास कर रहे हैं। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट तो इतना स्मार्ट निकला कि उसने एक AI टूल बनाया, इंटरव्यू कोडर, जो रिमोट जॉब इंटरव्यूज में चीटिंग में मदद करता है। ये सब सुन के थोड़ा डर लगता है ना? लगता है कहीं सब कुछ खत्म ना हो रहा हो, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है। AI हमें चैलेंज जरूर कर रहा है, लेकिन वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को पूरा खत्म नहीं कर सकता। अगर हम वापस उसी MIT वाली स्टडी पे जाए जो वीडियो के स्टार्ट में हमने डिस्कस की थी, जब ब्रेन ओनली ग्रुप जो सिर्फ अपने दिमाग से काम करता था, उन्हें ChatGPT यूज करने दिया गया, तब भी उनका दिमाग अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा था। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? सिंपल, हर मसले का हल सीधा ChatGPT पे मत डालो। पहले खुद लिखो, पहले खुद सोचो, अपने आइडियाज डेवलप करो, अपनी रिसर्च करो, फिर अगर चाहो तो ChatGPT पे आओ, सिर्फ अपने आइडियाज को रिफाइन और पॉलिश करने के लिए। ट्रस्ट मी, ChatGPT इसलिए बनाया गया कि हमारी मदद करे, ना कि हर काम हम उसी से करवा ले। और एक और बात, वो लोग जो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए ChatGPT से बात करते हैं, वो लोग एक्चुअली और ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। इसलिए सिर्फ ChatGPT से बात ना करो, अपने आइडियाज को दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ डिस्कस करो, डिबेट करो, क्वेश्चन करो। उसके बाद अगर चाहो तो AI का यूज करो सिर्फ पॉलिशिंग के लिए। तो ChatGPT के साथ साथ अपने अंदर भी थोड़ा सा दिमाग यूज करो, ताकि आप
आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जिंदा रहे। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई में चैट जीपीटी हमारी सोचने की सलाहियत खत्म कर रहा है या हमें बेवकूफ से बेवकूफ तरीन बना रहा है? आप चैट जीपीटी से कौन कौन से काम करवाते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।